हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से करोड़पति होने वाला, 2000 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा। कि यहाँ की अंगूरी दुनिया की बेस्ट शराब है। अगर सरकार इसका दोहन करती है तो हिमाचल प्रदेश इसी से अमीर हो जाएगा। कितना इम्पैक्ट इसका पाकिस्तान पर पड़ेगा? पड़ेगा भी या फिर नहीं पड़ेगा? जब हम उसका पानी रोकने की सिचुएशन में होंगे तो क्या वो कभी आंखें दिखा पाएगा? वो भीख मांगने की हालत में होगा। जैसे मैं पढ़ा तो मुझे मेरा मन किया मैं जोर से नाचूं, क्योंकि आपका एक सपना था जो आपको पूरा होने वाला है। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार थोड़ी सी भी विजिलेंट होती और इस परियोजना को वो खुद बनाती तो 4000 मेगावाट के ऊपर किसका अधिकार होता? खुद का। और प्रदेश सरकार ये 3 साल में बना लेती तो सोचो प्रदेश आज कहाँ 3 साल के अंदर ही आत्मनिर्भर हो जाता। बिल्कुल 4000 मेगावाट अगर आप पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं खुद के पास, तो आप ये मान करके चलिए कि करीबन 10 से 12 हजार करोड़ रुपए सालाना। उस समय के नेताओं में दूरदर्शिता होती तो ये दिन नहीं देखने को पड़ता है। ये तो एक अंधेरे में तीर मारने वाली जैसी चीज थी। जहां 10,500 और इतने सालों की पिछले 60-70 सालों में, और सिर्फ 3 सालों के अंदर 4000 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान ही नहीं रखा। अगर आपने गलती कर दी है तो अब इसका ठिकरा किसी दूसरे के ऊपर मत थोपिए ना। देश सरकार ने सिर्फ मुफ्त की सोची, मेहनत नहीं की। मेहनत कर ली होती तो इस सारी परियोजना हमारे पास होती। जो सीएम सुक्खू कह रहे हैं या एक तरीके से जो विचार रख रहे थे 2032 का, तो वो कुछ मायनों में सही। वो कह ठीक रहे हैं परंतु इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। वो टैक्स से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलत तरीका है। वहां से आम आदमी निचोड़ा जाएगा। देखिए, जब मैं लाहौल स्पीति का प्रभारी रहा, मैं उन बैठकों में भी कहा करता था कि टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति एक तरह से खत्म हो जाएगा। कि मिंधल माता का जो ग्लेशियर था वो कभी पिघला नहीं था, और पिछले 3 साल पहले जब मैं गया था वहाँ पे ग्लेशियर पिघल गया। लाहौल के लोगों को सच में अगर पर्यावरण की चिंता है, शायद ध्यान होगा कि लेह लद्दाख में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, वैसा ही खतरा लाहौल के लोगों के ऊपर भी है। जब तक ऑफिसर को ये फील ही नहीं आएगा ये उनका प्रदेश और उनके लिए काम करना है, तो वो क्यों करना चाहेगा? और सरकार चाहे बदले, ये सरकार आए, बी सरकार आए, पर जो एक बार सामूहिक रूप से लीडरशिप ने तय कर दिया है, वो सरकार बदलने के बाद भी अगर उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ यही अवसर जो है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। यदि सरकार या सरकार में रह रहे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद एक तरीके से आपकी बहुत बड़ी उपलब्धियां बन सकती हैं आने वाले समय में, अगर आप उन पे विचार करते हैं। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। लाइव टाइम्स टीवी की विशेष सीरीज जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज से बातचीत करते हैं जिन्होंने हिमाचल के लिए अपना कोई ना कोई योगदान दिया हो, जिनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा हो, चाहे पॉलिटिशियंस की बात करें या फिर अन्यों की। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिससे हिमाचल प्रदेश आने वाले सालों में हम कह सकते हैं कि करोड़पति बन सकता है, और जो हम आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश का एक सपना देख रहे हैं वो सपना साकार हो सकेगा। उस टॉपिक पर हम इन डिटेल बातचीत करने वाले हैं। आप इन्हें कुछ भी कह लीजिए, आप इन्हें पॉलिटिशियन कह लीजिए, आप इन्हें थिंक टैंकर कह लीजिए, आप इन्हें इंजीनियर कह लीजिए या दूरदर्शी कह लीजिए। हम बात कर रहे हैं प्रवीण शर्मा जी की, जो कि मंडी से हैं। लाइव टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पूर्व में भाजपा के प्रदेश सचिव भी रहे हैं, मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, और मंडी सदर से लास्ट टाइम इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था, और बहुत दूर की सोच रखते हैं। और मैं इसलिए इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भारत सरकार अभी जिस करंटली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, चुनाव ब्यास लिंक टनल पर, उस प्रोजेक्ट को लेकर के आज से करीबन 10 साल पहले प्रवीण शर्मा जी बहुत सारे लेख लिख चुके थे, और जो इन्होंने उस समय पर चीजें लिखी थी, प्रोजेक्ट में भी एज इट इज वो चीजें दिखती हुई नजर आ रही है। जहां से सर ने बताया कि टनल बननी चाहिए या बन सकती है, वहां से ही मतलब बहुत सारी चीजें जो 10 साल पहले लिखी गई थी वो आज उस प्रोजेक्ट में दिखती हुई नजर आती है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, और कैसे हिमाचल प्रदेश इस प्रोजेक्ट की मदद से अमीर बन सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आखिरकार ये चुनाव ब्यास लिंक टनल क्या है? थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं इसके कि आखिर है क्या चीज है ये? देखिए, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो जल का बंटवारा था, उसके बीच में एक समझौता हुआ था, और उसका नाम था सिंधु जल समझौता। जी।
इसमें जो हिमाचल प्रदेश में जो बहने वाली 3 नदियाँ थी, जो भारत, उसमें रावी, ब्यास और सतलुज, उसका पानी भारत को मिला और सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को मिला। जी। तो वो जो पानी था वो लगभग 41,000 क्यूसेक पानी जो था वो भारत को मिला और 1,17,000 क्यूसेक पानी जो था वो पाकिस्तान को मिला। जी। और ये संधि, अगर मैं सही मायने में कहूँ तो एक बहुत अन्यायपूर्ण संधि थी, क्योंकि एक तो भारत से लगभग 4-5 गुना पानी ज़्यादा पाकिस्तान को मिला और भारत को इस संधि की एवज में 6 करोड़ पाउंड भी, ब्रिटिश पाउंड जो है वो चुकाने पड़े। ओके। और उस या वो चुकाते या 125 मीट्रिक टन सोना चुकाते। और आपको हैरानी होगी कि भारत ने ये सारा पैसा जो है 10 वर्षों की सालाना किस्त में चुकाया। अगर आज उस 125 मीट्रिक टन सोने की कीमत को बाजार भाव में देखें तो 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। तो भारत के साथ वो अन्याय हुआ है। नहीं, तो अब मैं थोड़ी सी चीज उसमें डालूं, उस चंद्रभागा के नदी को अब जो भारत में डालने के लिए, मतलब ब्यास में डालने के लिए, ये वो प्रोजेक्ट है ये। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो उस समय पर जल संधि हुई वो ठीक नहीं हुई। बिल्कुल। दिख भी ऐसा ही रहा है कि पानी भी भारत को कम और साथ पैसे में भी चुकाने पड़े। तो क्या, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? नहीं, वो गलत था शायद। उसको अगर उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखो, उसमें 41,000 जो क्यूसेक पानी था, मुझे लगता कि भारत सरकार को लगा होगा ये तो बहुत ही ज्यादा पानी है यार, हमें क्यों पानी चाहिए, जरूरत ही नहीं थी उस टाइम पानी की। शायद मुझे नहीं लगता पानी की जरूरत कब महसूस हुई, 1980 के दशक में। उसके बाद धीरे धीरे जब पानी की शॉर्टेज हुई, पंजाब का जो भूमिगत जल वो नीचे जाना शुरू हुआ, अब जरूरत महसूस हो रही है कि राजस्थान के पास पानी नहीं है, दिल्ली के पास पानी नहीं है, हरियाणा के पास पानी नहीं है, हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी की वजह से तनातनी है। तो मुझे लगता है कि तब जाके एहसास हुआ कि हम लोगों के साथ तो अन्याय ही हो गया। और उस समय के नेताओं में दूरदर्शिता होती तो ये दिन नहीं देखने को पड़ता है। तो ये जो अन्यायपूर्ण संधि है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय अगर ढंग से सोचा होता तो आधा आधा भी पानी किया होता, तब भी मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक सम्मानजनक संधि थी। और दूसरा, अगर पैसा भी नहीं दिया होता तब भी दिल मान जाता नहीं होता। अच्छा। आप सोचो 10 वार्षिक, भारत की क्या हालत रही होगी कि वो पैसा 10 वार्षिक किस्तों में चुकाना पड़ा। 60 से लेके 70 में चुकाया, और सरकार अगर बीच में बदली तो उन्होंने भी चुकाया उस पैसे को। ओके, आपने 10 साल पहले, मैं देख रहा था 22 मार्च 2016 को एक आर्टिकल लिखा, एक लेख लिखा, उसके बारे में बताएं। वो कैसे आपके दिमाग में थॉट आया और कैसे आपको लगा कि ये चीजें हो सकती है, क्योंकि ये तो एक अंधेरे में तीर मारने वाली जैसी चीज थी। क्योंकि अब तो ऐसा है कि अब एक तरीके से पब्लिकली इस पर बातचीत हो रही है तो दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता था, लेकिन उस समय पर अंधेरे में तीर मारने वाली बात थी। तो कैसे ये थॉट आया और क्या चीजें रही? इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। पॉलिटिक्स में हूं तो नेचुरली आसपास की सब चीजों के ऊपर नजर रहती है। 2016 में जो सिचुएशन थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें पंजाब सरकार को ये डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि वो हरियाणा को पानी दे। जी। तो इससे पहले और पीछे चले जाते हैं, 1966 में जब पुनर्गठन हुआ तो पंजाब को ये कहा गया कि जो उसके बीच में नदियां बहती हैं उसका आधा हिस्सा पानी का जो हरियाणा को भी दिया जाए। पंजाब का उस टाइम ये कहना था कि पानी हमारे से बहता है, हम अपने हिस्से का पानी किसी दूसरे राज्य को क्यों दें। तो हरियाणा वालों को कहता है हम आपके हिस्से थे, जब आपसे अलग हुए तो पानी भी हमें आधा चाहिए। तो 1982 में इंदिरा गांधी जी ने SYL, सतलुज और यमुना को जोड़ने के लिए एक नहर के निर्माण की आधारशिला रखी जी, और उसका ऊपर काम शुरू हुआ। पर बाद में बीच में 1985 में लोंगोवाल समझौता भी हुआ, बाद में लोंगोवाल जी की हत्या भी हुई, एक चीफ इंजीनियर की हत्या 1990 में हुई, बाद में प्रोजेक्ट रुक गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स आए, पंजाब ने पानी को देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, कुछ इस तरह के एक्ट पास कर दिए जिसकी वजह से वो हरियाणा को पानी नहीं मिलता। इसी कड़ी में 2016 में ये डिसीजन आया कि पंजाब को जो है हरियाणा को पानी देना चाहिए। तो पंजाब सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि हम जो है किसानों की जमीन जो उस नहर के लिए, ऐसे 214 किलोमीटर की नहर है ये जी, कि हम किसानों की जमीन वापस किसानों को लौटाएंगे, और किसानों को ये कहा गया कि मिट्टी से पाट लीजिए। अच्छा। तो एक देश का नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि देश के 2 बड़े राज्यों के बीच में ये लड़ाई है, और ऐसे कंडीशन के ऊपर कोई ना कोई तो हल निकलना चाहिए। पंजाब की बात बिल्कुल ठीक है, उसके पास पानी ही नहीं है, वो किस तरह से राजस्थान को पानी देगा, हरियाणा को पानी देगा या राजस्थान को पानी देगा।
तो उसका सॉल्यूशन क्या था? उसका सॉल्यूशन था कि इससे पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ कि 2013 में मैं जब प्रदेश सचिव और प्रदेश मीडिया प्रभारी बना तो लाहौल स्पीति का प्रभारी भी बना था। थोड़ा ये कहा जाता था कि नया लड़का है, लाहौल स्पीति छोटी जगह, इसको वहां भेजो। तो उनके लगातार दौरे करने के जब मैंने किए तो मेरे ध्यान में आया कि यार इतनी बड़ी नदी चंद्रभागा नदी जिसमें 17,000 से 35,000 क्यूसेक पानी बह रहा है और सीधे पाकिस्तान को जा रहा है, जबकि हमारे से तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। तो क्यों ना इसका पानी अगर हम मोड़ देते हैं और वो पानी को अगर हम लोग भाखड़ा में ले आते हैं और भाखड़ा से पंजाब को देते हैं तो इन दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो 16 मार्च को जब वो वर्डिक्ट आया तो मैंने उसी दिन दिमाग में सोच लिया कि पानी का सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए हम खत्म कर सकते हैं, बशर्ते इस पानी को लेके आए। फिर मैंने अच्छे से स्टडी की, गूगल मैप्स के थ्रू डिस्टेंस को देखा, क्योंकि वहां मैं फिजिकल भी होके आया था और मैंने ट्रैक भी किए थे, तो भौगोलिक परिस्थितियों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था। मैंने फिर वो जाके सारी योजना को जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा, उसके ऊपर मैंने राइटअप्स भी लिखे और ये कहा कि अगर हम सिंधु जल समझौते के अंदर बदलाव कर देते हैं, मैंने उस टाइम ये बिल्कुल नहीं कहा कि तोड़ देते हैं, मैंने ये कहा इसके अंदर बदलाव करो, अपमानजनक संधि हुई है, हमारे पक्ष में जो है वो गलत ढंग से चीजें थोपी गई हैं, ऐसे कंडीशन के ऊपर अगर हम इसमें बदलाव कर देते हैं और इस पानी को हम कुछ अतिरिक्त मात्रा के पानी को ले आते हैं तो हमेशा के लिए 2-3 राज्यों के बीच में लड़ाई खत्म हो जाएगी। बीच में मैंने मेल्स भी की और राजस्थान चुनावों के दौरान मैं तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी मिला, उन्हें भी बताया, उनके ध्यान में भी ये मामला थोड़ा था, उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, परंतु सिंधु जल समझौता बीच में आ रहा था। मैंने उनके ध्यान में भी लाया कि बीच में ऐसे क्लॉजेज है जहां से हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। तो ये लगातार एक प्रोसेस था जो मैं लिखता जा रहा था। शायद यही कारण था कि 2025 तक आते आते जो है सरकार ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर बिल्कुल समझौते पर बात हुई और फाइनली ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार शुरू करने जा रही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस परियोजना का अगर हम मोटे मोटे तरीके से देखें, आपने कहा कि 2 राज्यों की लड़ाई इससे जो है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगी। ओवरऑल इस परियोजना का क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा, किस मायने में होगा? देखो, अलग अलग राज्यों के लिए इसके लाभों को ढूंढते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जी, हिमाचल प्रदेश को अगले 3 सालों के अंदर 4,000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करने का इस परियोजना के माध्यम से लक्ष्य रखा गया है। 4,000 मेगावाट का 12% जो हम लोगों को रॉयल्टी के रूप में मिलेगा, बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर मिलेगा और अगले 30 सालों बाद 40 सालों बाद तो हमें पूरी की पूरी परियोजना मिल जाएगी। पर पहले 12 सालों के लिए 12% रॉयल्टी के हिसाब से हम लोगों को मिलेगा। 480 मेगावाट सोच लीजिए जी, वो तो 3 साल बाद हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से करोड़पति होने वाला, 2,000 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद अगला फायदा देखो, अगला फायदा है कि सलापड़ के अंदर जो है वो बिजली की जो क्षमता है वो पूर्ण 990 मेगावाट की वो पूरी क्षमता के साथ चलेगा। भाखड़ा बांध अगर फिल होता है तो वो पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। दूसरी तरफ को पोंग डैम जो है अगर वो फिल होता है तो वो पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। एक और चीज है, मछुआरों को आजीविका पूरे साल मिलती रहेगी। और अगर ये दोनों डैम जो है भरे रहते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को कितना बेनिफिट हो सकता है, ये सोचने की बात है। ये हिमाचल प्रदेश के फायदे। और एक और चीज है, जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो 70% से ज्यादा रोजगार हिमाचलियों को मिलेंगे। ये रोजगार की दृष्टि से हो सकता है, तो पर्यटन की दृष्टि से, विद्युत की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, तो ये तो हिमाचल प्रदेश के लिए सिर्फ सोने की खान है। अब आते हैं पंजाब के लिए। पंजाब का पानी के बारे में कहा जाता है कि अगले 12 सालों के अंदर इवन भूमिगत जल सूख जाएगा। अब इस परियोजना के आने के बाद उनके पास पानी होगा। दूसरा, हरियाणा का जो साउथ है उसको पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो झेल रहा है। उनके पास इस परियोजना के बाद SYL नहर अगर बन जाती है तो पंजाब को क्या आपत्ति होगी? पंजाब के पास फालतू पानी हो, पाकिस्तान को देने के बजाय अपने भाई हरियाणा को देना चाहेगा, तो उनके पास भी पानी की कमी नहीं होगी। और SYL बनने से सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली वालों को होगा, उनको कम से कम पीने के लिए तो शुद्ध पानी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ को पोंग डैम में अगर ये पानी आ जाता है तो जो हमारे पास राजस्थान के लिए नहर बनी हुई है उसके अंदर पानी चला जाता है तो राजस्थान को भी फायदा है। तो सिर्फ एक राज्य फायदे में नहीं जा रहा है, आपका दिल्ली फायदे में है, आपका हरियाणा फायदे में है, पंजाब फायदे में है, राजस्थान फायदे में है। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक और सरकार ने सोचा है कि रावी की तरफ को भी पानी डाइवर्ट किया जाएगा। अगर सच में रावी की तरफ को भी डाइवर्ट कर पाती है तब तो मैं ये कहता हूं कि
पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया का पानी का संकट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इससे भी बड़ा फायदा आप अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरफ को देखिए। जब कभी हम पाकिस्तान लोगों को आंखें दिखा पाता है, जब हम उसका पानी रोकने की सिचुएशन में होंगे, तो क्या वो कभी आंखें दिखा पाएगा? वो भीख मांगने की हालत में होगा। उसको हर टाइम पानी चाहिए, क्योंकि उसकी 20 करोड़ से ज्यादा जनता जो है वो इस पानी के ऊपर निर्भर रहती है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक तरीके से पाकिस्तान इस चीज़ से कांप जाएगा, बहुत कम पानी हम जो है वो इंडिया की तरफ इसका डाइवर्ट जो है वो करने वाले हैं, या हिमाचल की तरफ या प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट करने वाले हैं, तो कितना इम्पैक्ट इसका पाकिस्तान पर पड़ेगा भी या फिर नहीं पड़ेगा? देखो, ये डिपेंड करता है भारत सरकार के ऊपर। जब भारत सरकार नदी के भाव को मोड़ने की सिचुएशन में होगी तब तो निश्चित तौर से पड़ेगा। परंतु पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाता है, वो उस तरह की हरकतें नहीं करता है, भारत के अंदर आतंकवाद नहीं फैलाता है, उग्रवाद नहीं करता है, या भारत के चरमपंथियों को सपोर्ट नहीं करता है, और अच्छे सौहार्दपूर्ण वो रखता है, तो भारत तो सिर्फ 2000 से 3000 क्यूसेक की पानी यूज करेगा। तो चंद्रभागा नदी में जो टोटल पानी बहता है वो 17,000 से 35,000 क्यूसेक बहता है। अगर उसमें से भारत 2 या 3,000 यूज भी कर लेगा तो पाकिस्तान को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु ऐसे कंडीशन के ऊपर कि कहीं पाकिस्तान आंखें दिखाता है, तो हम उस सिचुएशन में होंगे कि हम सारे पानी को भी डाइवर्ट करते हैं और पाकिस्तान को एक बूंद भी नहीं मिले, तो पाकिस्तान के लिए 5 दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब भारत के पास कंट्रोल है, बड़ा युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पानी की ताकत है तो हम पानी की ताकत से भी पाकिस्तान को परास्त कर सकते हैं। तो अब कहते हैं कि जब मास्टर की आपके हाथ में हो तो सारे दरवाजे फिर उसके खुलना या बंद होना आपके हाथ में होता है। तो पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल का सामना तो है ही। हम हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो जो हाइड्रो पावर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट देखा जाता है जब हम खुद के रिसोर्सेज की बात करते हैं। अभी तक हम इतना ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। तो 4000 मेगावाट जो इस प्रोजेक्ट से कहा जा रहा है कि एक्सप्लॉइट जो है वो किया जा सकता है, तो इसको आप किस तौर पर देखते हैं कि ये एक तरीके से सडन फायदा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, या इसके क्या जो है वो लॉन्ग टर्म आगे फायदा रहने वाले हैं? देखो, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग टाइम में जो सर्वे हुए हैं उसमें ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल विद्युत कैपेसिटी जो है 25,000 से 35,000 है, जिसमें अकेले 11 से 15,000 कैपेसिटी तो चंद्रभागा नदी पे ऊपर है। पर चंद्रभागा से हम लोग आज तक 1 मेगावाट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे पहले रोहतांग दर्रा अड़े आता था कि ऊपर से हम कैसे लेके आएंगे। अब बीच में हम लोगों के पास स्कोप है कि उस तरफ से जो है हम बिजली की लाइंस को बीच से टनल से लेकर आ सकते हैं। परंतु अब तो हम लोगों ने पूरी सोच को ही चेंज कर दिया है। पहले हम चंद्रा नदी के पानी को डाइवर्ट करेंगे तो 4000 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कहीं आगे से रावी की तरफ को डालते हैं तो 3.5 से 4,000 वहां चेंज कर ला सकते हैं। तो सोचिए कि जो हिमाचल प्रदेश की टोटल विद्युत अब तक जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की है वो 10,500 से 10,700 मेगावाट के बीच में है। ये है हमारी टोटल अब तक की मेहनत। अगर इसमें सिर्फ 4,000 मेगावाट अगले 3 सालों में उसकी बढ़ोतरी हो जाती है तो सोचिए हिमाचल प्रदेश को कितना बड़ा लाभ है ये। क्या जहां 10,500 और इतने सालों की पिछले 60-70 सालों में, और सिर्फ 3 सालों के अंदर 4,000 मेगावाट। तो क्या आप इसे आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बाकी नदियों की हालत वो है कि चाहे ब्यास की बात हो चाहे रावी की बात हो, गर्मियों में वो नाले बन जाते हैं, उनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रह जाता है। पानी सिर्फ और सिर्फ जो है सतलुज में है या फिर हमारे पास चंद्रभागा नदी में है, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर है और ग्लेशियर अभी इंटैक्ट है, वो बहुत ज्यादा तेजी से पिघल नहीं रहे हैं। तो पानी तो इन 2 नदियों में है। बाकी रावी और ब्यास से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वो बरसात के दिनों में जो पानी आ रहा है वही पानी आ रहा है। उनका जो जहां से वो पानी आता है ब्यास के लिए और रावी के, वो ग्लेशियर तो डे बाय डे सूखते जा रहे हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया वो कम होता जा रहा है। तो अब निर्भर तो हम लोगों को इन 2 नदियों पे रहना पड़ेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए तो विन विन सिचुएशन है। देखिए, जब ये खबर सामने आई थी कि प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस समय पर हमने भी इस खबर को जो है वो चलाया, और उसके नीचे जो कमेंट्स की जो भरमार लगी उसमें मंडी कुल्लू साइड के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि एक तो हिमाचल प्रदेश पहले ही बह रहा है, ढह रहा है, इतने जो है वो बाढ़ें आ रही है, सारी चीज़ें हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे कैसे देखते हैं कि जब ये पानी डाइवर्ट किया जाएगा उसका कितना फर्क पड़ेगा? क्या और तबाही त्रासदी देखने को मिलेगी या
किस तरीके से आप इसको देखते हो? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत फायदा इससे होने वाला है, लेकिन नुकसानों की भी बात हो रही है कि ये नुकसान हो सकता है। देखो, लोगों की चिंता बिल्कुल वाजिब है, पर लोगों को सच्चाई को समझना पड़ेगा, उसके बाद वो चिंता दिखाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो होगी 4000 क्यूसेक, हम्म। और 1000 मीटर के हेड से अगर हम 628 क्यूसेक पानी डालते हैं तो हम 2000 मेगावाट प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम्म। तो मतलब सीधा तात्पर्य है कि भारत सरकार का जो है वो सिर्फ 1200 से लेके 1500 क्यूसेक पानी को डाइवर्ट करने की योजना है। हम्म। अगर 1500 क्यूसेक पानी डाइवर्ट होता है हम्म। तो ब्यास नदी का जल स्तर मनाली के पास सिर्फ 1 फीट, मैक्सिमम 1 फीट, और मंडी के पास 1.5 फीट तक बढ़ेगा। हम्म। और मंडी, कुल्लू और अगर इसको खतरा, जिसको कह सकते हैं कि खतरा हो सकता है, तो 50 फीट से ज्यादा पानी चाहिए तब जाके इन शहरों को कहीं खतरा होगा। हम्म। अब मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ 1.5 फीट पानी के बढ़ने से किसको खतरा पैदा होगा। और आपकी चिंता भी वाजिब है कि बरसात के दिनों में हमारे पास तो इस तरफ को ऑलरेडी बहुत पानी होता है, तो ऐसे कंडीशन पे ऊपर मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ को चंद्रा नदी के ऊपर जो बैराज बनेगा वो 19 मीटर का बैराज बनेगा। 19 मीटर बैराज के अंदर क्षमता होगी कि जब चाहे वो पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं और जब चाहे पानी को रोक सकते हैं। तो जब बरसात के दिनों में पानी हमारे पास ऑलरेडी ब्यास नदी में ज्यादा होता है तो उन 2-3 महीनों में पानी नहीं डाइवर्ट करेंगे। पानी डाइवर्ट सिर्फ तभी किया जाएगा जब एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश को जरूरत होगी। बरसात के दिनों में ऑलरेडी बहुत पानी होता है तो कोई भी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि पहले से ज्यादा पानी है उसमें क्यों डाइवर्ट करेंगे। सिर्फ गर्मियों में जब ये नाले बन जाती है नदियां तब जाके इसको डाइवर्ट करेंगे। और दूसरी एक और चीज है, हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है कि उस पानी को हम लोग समाहित कर सकते हैं अपने में। तो सबको यही कहना चाहता हूं कि ये आशंका बिल्कुल निर्मूल है, अपने दिमाग से सब लोग निकाल दीजिए। 1200 क्यूसेक पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ब्यास नदी में 1100 क्यूसेक पानी जब बहता है तो उसका जलस्तर 3 और 4 फीट का ही होता है। तो ये ज्यादा 1.5 फीट का और बढ़ेगा, 2 फीट का बढ़ लेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 फीट का बढ़ लेगा। 2.5 फीट के बढ़ने से पर्यटन जीवंत होगा, नुकसान नहीं होगा। अभी नीति आयोग की बैठक हुई और सीएम सुक्खू उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने इस जो ये चिनाब ब्यास लिंक टनल है इसको लेकर के भी बात करी कि हिमाचल के हितों की इसमें जो है वो रक्षा की जाए। आपने आज से 10 साल पहले एक हम कह सकते हैं कि थॉट रखा कि इस तरह की चीज जो है वो हिमाचल प्रदेश या भारत जो है वो कर सकता है। इसमें आप हिमाचल के पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे हित है या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार के समक्ष रखनी चाहिए ताकि जिससे हमें लॉन्ग टर्म में फायदा। देखिए, पॉलिटिकल बात तो नहीं करूंगा, पर फिर भी सबसे बड़ी बात कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान ही नहीं रखा। जब 2025 में ये सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया था तो हिमाचल प्रदेश की नदियों के ऊपर किसका अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है नदियों के ऊपर राज्यों का अधिकार होता है। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार थोड़ी सी भी विजिलेंट होती और इस परियोजना को वो खुद बनाती तो 4000 मेगावाट के ऊपर किसका अधिकार होता? खुद का। और 2392 करोड़ रुपए की जो ये परियोजना थी, इस परियोजना को बैंकों के पास भी लेके जाते 3000 करोड़ रुपए तो कोई भी लोन सैंक्शन कर देता। तो ये परियोजना सारी की सारी हिमाचल प्रदेश सरकार बना रही होती। जो 30 साल वेट करना पड़ेगा, 40 साल इस परियोजना को वापस लेने में, उसको 3 साल बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के पास होती। अब बताइए हितों से किसने खिलवाड़ किया? अगर आपने गलती कर दी है तो अब इसका ठिकरा किसी दूसरे के ऊपर मत थोपिए ना। करना तो आपको चाहिए था। मेरा दूसरा लेख सिंधु जब ये युद्ध हो रहा था उससे ठीक 3 दिन बाद आया था, तब भी मैंने यही लिखा था कि अब प्रदेश सरकार को आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि नदियों के ऊपर प्रदेश सरकार का हक है। केंद्र सरकार तो सिर्फ तभी टांग अड़ा सकती है जब 2 राज्यों के बीच में किसी नदी को लेकर लड़ाई हो, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। यहां तो लड़ाई वाली बात ही नहीं थी, दूसरी तरफ को भी हिमाचल, इस तरफ को भी हिमाचल। तो ये योजना तो हिमाचल प्रदेश सरकार को जैसे ही, और उस लेख को भी पढ़ लेते, उस लेख के अंदर स्पेसिफिकली मैंने लिखा है कि अब प्रदेश सरकार को आगे आ जाना चाहिए। और प्रदेश सरकार ये 3 साल में बना लेती तो सोचो प्रदेश आज कहां 3 साल के अंदर ही आत्मनिर्भर हो जाता। आपको किसी की चीज की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, 4000 मेगावाट अगर आप पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं खुद के पास, तो आप ये मान करके चलिए
कि करीबन करीबन 10 से 12 हजार करोड़ रुपए सालाना। सालाना वो जो 480 मिल रहा है, आप प्रदेश सरकार ने सिर्फ मुफ्त की सोची, मेहनत नहीं की। मेहनत कर ली होती तो इस सारी परियोजना हमारे पास होती। अब भी वक्त है, मैं ये कह रहा हूं कि अगली जो टनल है उसके बारे में सोच लीजिए प्रदेश सरकार, जो रावी की तरफ को जाएगी, अगर उसके बारे में भी सोच लेती है, मेहनत करती है, तो केंद्र के पास केंद्र को एलिगेशन लगाने के बजाय हम खुद भी तो कर ही सकते हैं। मैं आपसे देखिए, मतलब वैसे वाला ये इंटरव्यू नहीं है कि मैं आपसे कोई ऐसे सवाल दागूंगा और आप जो है वो उन सवालों का जवाब देंगे। ये जस्ट एक नॉर्मल टॉक मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार, इनकी बात करें, जिसकी भी सरकारें आई, आखिरकार उनके पास ऐसे थिंक टैंक जो है वो क्यों नहीं होते हैं? क्यों जो है वो इस लेवल पर जो है वो विचार नहीं जा पाता कि इस तरह की चीज़ों को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? जैसे यही, यदि हम इस लिंक टनल की बात करें, क्यों आपको क्या लगता है कि कहाँ लूप होल या कहाँ कमी रह जाती? देखिए, हिमाचल प्रदेश के पास जो है ना, हिमाचल प्रदेश के तो बहुत शानदार जो है ना ऑफिसर्स हैं, पर उनके अंदर विश्वास तो लीडरशिप को जगाना है ना। उनके अंदर आपको ये डालना पड़ेगा, ये उनका प्रदेश है, उनके हित के लिए उनको काम करना है। जब तक ऑफिसर को ये फील ही नहीं आएगा ये उनका प्रदेश है और उनके लिए काम करना है, तो वो क्यों करना चाहेगा? लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है किसी भी ऑफिसर से उसकी मैक्सिमम क्षमता के अनुसार काम लेना। ऑफिसर्स यही हैं। इन्हीं ऑफिसर से वाईएस परमार जी ने काम लिया, इन्हीं ऑफिसर से शांता कुमार जी ने काम लिया, इन्हीं ऑफिसर से धूमल जी ने काम लिया। फिर क्यों ये ऑफिसर अब काम नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब सिंपल से, हम इनसे काम नहीं ले रहे हैं। इनके पास क्षमताएं हैं, ये सच में थिंक टैंक है, बहुत अच्छा लोग पढ़ के आए हुए हैं, परंतु इनको विश्वास जताना पड़ेगा कि ये जो सोच के देंगे सरकार उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगी। सामूहिक लीडरशिप का मैं ये कहता हूं, सारे ऑफिसर्स को बिठाइए, 1 महीने तक इनके साथ जो है लगातार बात करिए, इनसे नई स्कीमें मांगिए और इनको ही कहिए कि इन स्कीमों को तैयार करके दीजिए। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 3 सालों में हम लोग क्या कर सकते हैं या 5 सालों में क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दोनों पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा सामूहिक रूप से कि अगले 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश क्या होना चाहिए, 10 सालों बाद हम लोगों के पास हिमाचल प्रदेश क्या होना चाहिए और 20 सालों के पास दीर्घकालीन योजना क्या होगी। और सरकार चाहे बदले, ये सरकार आए, 20 सरकार आए, पर जो एक बार सामूहिक रूप से लीडरशिप ने तय कर दिया है, वो सरकार बदलने के बाद भी अगर उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट करती है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यही ऑफिसर जो है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बना देंगे। तो आपका ये मानना है कि हो सकता है कि इन ऑफिसर्स ने भी कुछ इस तरह से सुझाया हो? मुझे ये लगता है, हाँ। देखिए, बहुत सारे, ये सिर्फ मेरी सोच हो ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी सोचा होगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई कर्नल बेटी जो है वो ब्रोड से पानी जोगिंदरनगर फेंक सकते हैं, या पंडोह का पानी हम लोग सुंदरनगर, सुंदरनगर का पानी सलापड़ और सलापड़ का पानी भाखड़ा बांध में पहुंचा सकते हैं, तो क्या वो लोगों ने नहीं सोचा? मेरे से पहले भी सोचने वाले लोग हुए होंगे। मैंने तो उस सोच को जो है लिखित रूप से एक जगह तक पहुंचाने की कोशिश की है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने काम किया और चुपचाप भी काम किया हो, और अकेला करने वाला रहा होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये भी मानता हूं, मैं बहुत अच्छे ऑफिसर्स को भी जानता हूं, लेकिन मैं ये मैं जरूर कह सकता हूं, जो मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े, डेप्थ में आप खूब गए हैं कि कितनी लंबी टनल बनेगी, कहां से कितने हेड पर पानी गिरेगा, कितना पानी छूटेगा तो कितनी बिजली जो है वो जनरेट की जा सकेगी। मतलब हो सकता है किसी ने सोचा हो कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इतना इन डेप्थ में जाकर के मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा होगा। हाँ, वो शायद क्या है कि एक अन्वेषण करने की मेरी आदत है। सबसे ज्यादा शौक यही है, खूब सारा पढ़ना और चीजों को समझना। तो शायद यही कारण है कि इन चीजों को बड़े ध्यान से देखता हूँ। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि थिंक टैंक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और प्रोडक्टिव इसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या आपको नहीं लगता कि सरकारें कुछ इस तरीके की स्टेट लेवल पर कुछ ऐसा, मतलब ऐसा बोर्ड या ऐसी कमेटी बनाए जिसमें ऐसे व्यक्तियों को डाला जाए, जिसमें बड़े थिंक टैंक्स हो, बड़े अधिकारी हो, कुछ नेता इस पार्टी के, कुछ उस पार्टी के, वो मिल करके बैठ करके कुछ ऐसी रणनीति बनाए? हाँ, बिल्कुल होना तो यही चाहिए। योजना आयोग वगैरह ऐसी जगह हैं, परंतु मैं वही कह रहा हूँ, ये लीडरशिप के ऊपर, ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने प्रदेश को लेके कहाँ जाना चाहते हैं। शब्दों से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। अच्छा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए।
आप या टैक्सी से पैसा इकट्ठा कर लो या इन्वेस्टमेंट कर लो। इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलकर बैठा के चलाना पड़ेगा। जब आप साथ मिलकर चलाओगे तो चाहे वो फिर एक ही पार्टी के लोग नहीं होंगे, वो हर तबके के, हर पार्टी के लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, जिनके मन में सिर्फ ये हो कि मुझे हिमाचल प्रदेश को कहाँ लेकर जाना है। और पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी पार्टियों में कुछ ऐसे लोगों को रखें जो जरूरी नहीं इलेक्शन नहीं लड़े, परंतु वो सही मायने में सरकार आने के समय जो है वो मार्गदर्शन दे सकें कि मुझे अपनी सरकार को कहाँ लेकर जाना है। इस प्रोजेक्ट के जो एनवायरमेंटल यहाँ पर एक तरीके से ड्रॉबैक्स रहेंगे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इस समय पर हिमाचल प्रदेश को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। उसका कंपैरिजन मैं उत्तराखंड के साथ करता हूँ। 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो वहाँ के ऑफिसर हिमाचल प्रदेश आते थे और हिमाचल प्रदेश को बार बार कहा जाता था बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई, और वो सीख के जाते थे कि हमारा उत्तराखंड का मॉडल क्या होना चाहिए विकास का। हर चीज हमारे से लेके, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी से लेके सब चीजें लेके गए। आज क्या है, हम लोगों की जीडीपी है 1,70,000 और उनकी 3,20,000 करोड़। 20 सालों में, 26 सालों में वो हमारे से 4 गुना चला गया और हम लोग रह गए पीछे। बड़ा भाई छोटा बन गया और छोटा भाई कहाँ बन गया, बड़ा भाई बन गया। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, फिर हमारे वो सबसे बड़ा कंपैरिजन है ना जीडीपी। तो जीडीपी तो कहीं ना कहीं हमारी जिस गति के साथ जीडीपी बढ़नी चाहिए थी उस गति के साथ नहीं बढ़ पा रही है। उसका सिंपल एक कारण है कि हम निवेश कर ही नहीं रहे हैं। प्रदेश के अंदर निवेश की जो परंपरा है वो सिर्फ कागजों में रह गई है, वो मेलों में रह गई है, वो पॉलिटिशियन की बातों में रह गई है। धरातल के ऊपर इसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। 136 से ज्यादा आईएएस अफसरों की टीम है, परंतु मुझे थोड़ी सी मतलब इसके ऊपर कोफत होती है ये सोच के कि कोई ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम प्रदेश को लेके कहां जाएंगे, हमारे पास दीर्घकालीन योजना है क्या। तो क्या लगता है ऐसे में हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? जैसे हम 2027 और 32 की बात करते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे या सबसे रिचेस्ट राज्य जो है वो बन जाएंगे। आपको लगता है अभी का सिनेरियो देख करके हिमाचल प्रदेश को आप अगले 10 से 15 सालों में कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जो ब्याज है ना और जो ऋण है, इसके ऊपर हर साल जो है ना 15 से 18,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन हिमाचल प्रदेश अपने पांव पे खड़ा हुआ है। अगर हिमाचल प्रदेश को जो ऋणों की किस्तें नहीं चुकानी पड़े और उसके ऊपर जो लगने वाला ब्याज नहीं चुकाना पड़े, तो हिमाचल प्रदेश की इनकम जो है और हिमाचल प्रदेश का आय और व्यय, उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश अपने पांव पे खड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम है हिमाचल प्रदेश के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा। अगर कोई सरकार जो है इसको लौटाने के बारे में पूरी तरह से योजना बना ले तो हिमाचल प्रदेश को 5 सालों में अपने पांव पे खड़ा होने में मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। मतलब जो सीएम सुक्खू कह रहे हैं या एक तरीके से जो विचार रख रहे थे 2032 का, तो वो कुछ मायनों में सही, वो कह ठीक रहे हैं परंतु इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्टली है कि हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है, परंतु उनके 3.5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो वो अपने पांव पे खड़ा करने के लिए एक भी योजना को लेकर नहीं आए हैं। वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु किस चीज से? टैक्सी से। वो गलत सरकार का कार्य प्रणाली है। अगर अच्छी सरकार और बुरी सरकार के अंदर क्या डिफरेंस है? निवेश। निवेश होगा तो अच्छी सरकार, बुरी सरकार होगी तो टैक्स से पैसा। वो टैक्स से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत तरीका है। वहां से आम आदमी निचोड़ा जाएगा, आम आदमी को परेशानी होने वाली है। तो परेशानी इंसानों को कितना कर निचोड़ लोगे आप? आपके रोड्स के ऊपर टैक्स है, आपके पानी के ऊपर टैक्स है, आपकी बिजली के ऊपर टैक्स है। जो प्राचीन समय था उसमें भी शिवाजी जैसे भी जो सबसे ज्यादा कर लेते वो चौथ ही लेते थे 25%। आज तो टैक्स 47% से ज्यादा हो चुके हैं। तो आम आदमी जब ये सोचेगा कि चौथ ज्यादा अच्छा था कि दिया ज्यादा अच्छा है, आधा टैक्स अगर किसी व्यक्ति को अपनी कमाई का देना पड़ जाए तो सोचो ये बहुत बुरी सिचुएशन है। और पॉलिटिशियन इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेलने के बजाय अपने दिमाग से काम करें ना। हम जनता के लिए हैं, हमने जनता के हितों के अनुसार काम करना है। ब्यूरोक्रेट्स तो आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे कि ये कर लीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। टाइम निकल जाएगा। वो टाइम निकालने से बेटर है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना। अच्छा, अब मैं उस क्वेश्चन पर आऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट जब बनेगा
तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसके कुछ ना कुछ जो है वो एक तरीके से साइड इफेक्ट्स रहते हैं एनवायरनमेंट पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने इतना डीप स्टडी किया ही है तो डेफिनेटली आपने एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा होगा। नहीं, नुकसान तो कुछ चीजों का होता है कि जो नेचुरल चीज जा रही है उस चीज से हटके हम दूसरी तरफ को कुछ चीजें लेकर आते हैं तो थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता है। परंतु यहाँ पे भारत सरकार की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि टोटल जो पानी बह रहा है उस नदी में उस 17,000 क्यूसेक से 35,000 क्यूसेक है। वो जब बर्फ पड़ जाती है तो कम हो जाता है, बर्फ गलना शुरू हो जाती है तो बढ़ जाता है वो। हम कितना पानी लेके आ रहे हैं? ज्यादा 1500 क्यूसेक। तो 1500 क्यूसेक पानी जब हम लेकर आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उस नदी को भी फर्क पड़ेगा। और दूसरी तरफ को क्या होता है कि जब पर्यावरण को नुकसान क्या होता है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी तरफ को खड़ा होगा तो पहाड़ों के ऊपर बोझ पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जल विद्युत से लाभ भी हो रहे हैं और कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। इसमें दोनों तरफ के पक्ष हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नुकसान ही नहीं है, पर हमारे पास ऑप्शन भी और क्या है। अगर हम अपने लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, हम अपने लोगों को एक विकसित समाज की तरह से चीजें देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो निवेश करना ही पड़ेगा ना। उसके अगर कुछ फायदे उठाना चाहते हैं तो कुछ कमियां भी उठानी पड़ेगी। पर्यावरण को नुकसान यही हो सकता है कि जब किसी भी स्ट्रक्चर से धरती के ऊपर बोझ खड़ा होता है तो नुकसान तो करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट से नुकसान बहुत कम है। अगर नुकसान 2% है तो लाभ 98% है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है इसमें मिनिमम नुकसान होगा बाकी परियोजनाओं के मुकाबले जो है, क्योंकि बाकी जितनी भी परियोजना है वहां तो पानी सूख ही जाता है। जैसे अगर 10 किलोमीटर तक आपने टनल को डाइवर्ट किया तो पानी सूख जाता है। यहाँ कुछ भी कम होने वाला नहीं है। यहाँ पानी तो खुला है, पानी डट के है। अच्छा, ऑफ द कैमरा हम लाहौल स्पीति को लेकर के बात कर रहे थे। आज आप जब मिले हैं तो आपसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं, हिमाचल प्रदेश के भविष्य की भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो लाहौल स्पीति को लेकर हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है, चीज़ें हो रही है, सब फल फूल रहा है। आप कैसे अगले 5-7 साल लाहौल स्पीति के देखते हैं? देखिए, जब मैं लाहौल स्पीति का प्रभारी रहा, मैं उन बैठकों में भी कहा करता था कि टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति एक तरह से खत्म हो जाएगा। उसका कारण मैं बताता हूँ कि लाहौल स्पीति के बीच में चंद्रभागा नदी बहती है। स्पीति की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाहौल की बात करता हूँ। और दोनों तरफ को बर्फ के पहाड़ है। जैसे ही गाड़ियां उस टनल के अंदर घुसना शुरू हो जाएंगी, लाहौल में वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, जो सफेद बर्फ पहले दिखता था वो सफेद नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे गाड़ी के धुओं की वजह से वो गर्म हो जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, मिंधल माता का जो ग्लेशियर था वो कभी पिघला नहीं था। और पिछले 3 साल पहले जब मैं गया था वहां पे ग्लेशियर पिघल गया। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जो सदियों से ग्लेशियर नहीं पिघला वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल गया। तो लाहौल स्पीति के लोग अब धीरे धीरे सेब भी लगा रहे हैं वहां पर। सेब लगाने का मतलब होगा कि बारिश आएगी, वो पूरे के पूरे पहाड़ कच्चे हैं, जब बारिश आएगी तो वो निचले मिट्टी के ढेरों के रूप में नीचे उतरेंगे। अब होटल इंडस्ट्री को, जब पर्यटक आएंगे तो नेचुरली होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। अब वहां पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गए हैं जो वहां की मिट्टी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। लाहौल के लोगों को सच में अगर पर्यावरण की चिंता है तो उनको इस बात के लिए चिंतित होना पड़ेगा। पानी डाइवर्ट होने से उनको नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान होगा जो गाड़ियां उनके अंदर आ रही है, पर्यटक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया था। उसका सॉल्यूशन ये है कि टनल से दूसरी तरफ को ही जितनी भी गाड़ियां हैं उनको रोक दिया जाए और वहां से जो भी गाड़ी लाहौल और स्पीति और पांगी की तरफ को जाए वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल जाए। और उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो है वो सारे के सारे जो है लाहौल, पांगी और स्पीति के बेरोजगार युवाओं को उसके परमिट दे दिए जाए। उससे उन लोगों की कमाई भी होगी। लाहौल के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का कोई खतरा नहीं रहेगा। प्रदूषण की वजह से वहां के पहाड़ काले नहीं होंगे। तो अगर लाहौल के लोगों को सच में पोल्यूशन की चिंता है और अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि लाहौल से इस तरफ को कोई भी डीजल व्हीकल नहीं आए। उनको डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल सिर्फ लाहौल, पांगी और स्पीति के लोगों तक की सीमित रखी जाए, या फिर आर्मी की गाड़ियां हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी को जाने का परमिट देना चाहिए वहां पर। और पानी को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं तो वो निश्चिंत रहिए, पानी की वजह से कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान सिर्फ और गाड़ियों की वजह से हो रहा है। इसको आज ही लाहौल वालों को चिंता करनी पड़ेगी। और एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे उदयपुर तक मैंने देखा सेब के बगीचे लगना शुरू हो गए हैं, उसको भी उनके बारे में सामूहिक रूप से लोगों को सोचना पड़ेगा। आज तो नो डाउट कि पैसे दिख रहे हैं,
परंतु भविष्य में नुकसान उन्हीं लोगों को उठाना पड़ेगा। शायद ध्यान होगा कि लेह लद्दाख में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, वैसा ही खतरा लाहौल के लोगों के ऊपर भी है। बड़ा दुख होता होगा ना जब आप कई सालों पहले उन जगहों पर जाते थे और जब आज आप जाते हैं जहाँ ग्लेशियर्स पहले दिखते थे, आज कुछ नहीं है। 2009 में जब मैं पहली बार गया था तो मैंने चमकता हुआ लाहौल देखा था, और आज मैं जब देखता हूँ काली बर्फ को देखता हूँ तो मन में एक थोड़ा सा एक जिसको क्षोभ बोलते हैं वो पैदा होता है, क्योंकि हमारी सबसे सुंदर धरती है वो, और इंसानी लालच ने, मानवीय लालच ने उस धरती के दोहन को इस गंदे ढंग से शुरू किया है। आज अगर आप चंद्रताल झील चले जाएं तो वो चंद्रताल कम लगती है और चांदनी चौक ज्यादा लगता है, इतनी भीड़ है वहां पर। सेम सिचुएशन आज स्पीति की होगी है, वो टूरिस्ट के लिए आप मतलब वो पूरी तरह से पैक्ड आपको मिलेगा। लाहौल में भी आपकी चारों तरफ को आपको गाड़ियां लगाने के लिए पार्किंग की जगह आपके अलॉन्ग में नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा, वो हमारी सबसे अच्छी जमीन है। लाहौल के लोगों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा और प्रदेश सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। लाहौल को बचाने का समय है। प्रवीण जी, आप जैसा कि 10 साल पहले आपने आर्टिकल लिखा, तो आप थोड़ा लंबी सोच रखते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है, और आपके जब हम लेख पढ़ते हैं तो उससे भी ऐसा प्रतीत होता है। आप क्या मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जब बात की जाती है और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, सब बात कर रहा है कि भाजपा ने गलत कर दिया, कांग्रेस ने ये गलत कर दिया, अभी जो कर्ज है वो भाजपा की देन है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि इन्होंने कर्ज ले लिया, यही बातें हो रही है। डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हिमाचल में हो सकता है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि आपसे बेहतर इंसान कोई होगा। हम हिमाचल प्रदेश में और क्या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो, या जो चीज़ें कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए या हिमाचल की बेहतरी के लिए हो। मैंने एक राइटअप लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में नए शहर बनने चाहिए। ओके। और उसके पीछे लॉजिक दिए थे कि हम लोगों को चंडीगढ़ के आसपास एक नया शहर बनाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों इसमें भी लिखा था, इसमें मैंने लिखा हुआ था हिमाचल प्रदेश का लोगों का पैसा जो है फ्लैट लेने में चंडीगढ़ के आसपास खर्च, जीरकपुर में खर्च कर रहे हैं, खरड़ में खर्च कर रहे हैं, मोहाली में कर रहे हैं, वो पैसा हम लोगों का था और लोगों को इन्वेस्ट बाहर करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम लोग वैसा एनवायरनमेंट करें कि लोग फ्लैट भी लें पर वो हिमाचल प्रदेश से पैसा बाहर नहीं जाए। दूसरा मैंने कहा था कि जब अंग्रेज कसौली बसा सकते हैं तो आपके पास स्वारघाट उतनी हाइट के ऊपर एक और जगह है जहाँ 4 डिग्री टेम्परेचर कम है, तो जब अंग्रेज बसा सकते हैं तो आपको स्वारघाट में नया शहर बसाने की कौन रोक रहा है। तीसरा मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अच्छा डेवलप जो शहर हो रहा है वो बीड़ हो रहा है। इससे पहले कि वो कुकुरमुत्तों का शहर बन जाए, उससे सबसे शानदार शहर के रूप में उसकी योजना तैयार कर लें और वहीं सबसे सुंदर शहर बना लें। वहाँ पैराग्लाइडिंग है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट का इनफ्लो है। बिल्कुल। एक तो शहरों के ऊपर बात की थी, दूसरा मैंने कहा था, अब उसके ऊपर भी राइटअप ले लीजिए कि रणथंभौर जब मैं पहली बार गया था, सिर्फ 4 शेरों को 5 शेरों को देखने के लिए 3000 से ज्यादा होटल्स हैं। तो मैंने तब भी राइटअप लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में वन्य पर्यटन के बहुत ज्यादा आसार हैं, हमारे पास यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, और उस समय लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में एक जू बनना चाहिए जहाँ पे लोग देख सकें, क्योंकि हमारे पास रेणुका सफारी थी, रेणुका के पास जहाँ पे जब मैं बचपन में गया था तो मैंने वहाँ पे शेरों को देखा था। अब तो बिल्कुल खत्म हो गए हुए हैं, और टाइगर्स के पग मार्क्स देखे गए हैं, तो मतलब नेचुरल वो एरिया था, साल के बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पर। तो कभी किसी ने सोचा नहीं कि वहाँ पे एक सेंट्रल एक जू बनाया जाए जहाँ जिसको लोग देखने आ सके। बड़ी खुशी भी हुई कि प्रदेश सरकार ने अब 617 करोड़ रुपए से वनखंडी के पास एक सेंट्रल जू बनाने के बारे में सोचा, पर उसके बारे में बड़े लंबे समय से लिखे जा रहा था। तीसरा मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश को अगर डेवलप करना है तो हम लोगों को मेडिकल हब हिमाचल प्रदेश को बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर मेडिकल के क्षेत्र में तो हिमाचल प्रदेश में है। अकेला चेन्नई शहर में, सिर्फ चेन्नई शहर में 7 करोड़ टूरिस्ट आते हैं अपना इलाज कराने के लिए एक साल के अंदर। 7 करोड़ लोग। क्या हम उसमें से 50 लाख लोग अपने शहरों में नहीं, अपने हिमाचल में नहीं बुला सकते? और जितनी जो लड़कियां जो GNM ANM वगैरह करती है सब एडजस्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सही बात। पर प्रदेश सरकार इसके बारे में अब करना क्या है कि ये जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इन लोगों को सिर्फ जमीन ही अलॉट करनी है, हॉस्पिटल तो ये खुद बना लेंगे। बिल्कुल। अगर प्रदेश सरकार मेडिकल हब बनाने के बारे में सोचती है, नए शहर बनाने के बारे में, इन जगहों पे निवेश होगा, लड़कों को रोजगार मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के पास पैसा आएगा, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। परंतु करना किसको है? मैं तो सोच दे सकता हूँ ना,
करना तो प्रदेश सरकार को ही है। अगर यह प्रदेश सरकार में होता तो मैं कर देता भाई। बिल्कुल अब सही। जब वो है वो उनको करना है। अब हम्म, उनको सोचना है कि अपने ऑफिसर से वो उनके पोटेंशियल से किस तरह से काम लेते हैं। स्कोप हिमाचल प्रदेश में अगले 4 सालों में आत्मनिर्भर बनने का निश्चित रूप से है, पर काम लेना तो पड़ेगा। देखिए बहुत सारी नई चीज़ें आपने बताई। जू के बारे में बात की, वो इम्प्लीमेंट एक तरीके से हो गया है। शहर भी जो है वो बसा रहे हाँ, हैं, बसा रहे हैं। चंडीगढ़ के करीब बसा रहे हैं। लेकिन जो और पॉइंट्स आपने बताए जैसे हॉस्पिटल वाला, बहुत मेडिकल हब वाला, उसके ऊपर बिल्कुल। भी राइटअप्स हैं। बिल्कुल। वन्य जीवन पर्यटन के ऊपर मेरे पास राइटअप्स हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास है ना 63% के ऊपर तो फॉरेस्ट वालों ने कब्जा कर रखा है। तो बिल्कुल। जब कब्जा कर ही लिया है तो उसको उसको यूज बना कर लो दीजिए। ना, हाँ बिल्कुल सही बात। उसको यूज कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो उस चीज पे बढ़े ही नहीं। क्या बात है। और मैंने भी पत्रकारिता के करियर में, मतलब मैं कई दफ़े कोशिश की कि मैं जानूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए और क्या किया जा सकता है। तो सबने बताया कि सड़कें बना लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स वाले जो है वो विचार, और मुझे लगता है कि यदि सरकार या सरकार में रह रहे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद एक तरीके से आपकी बहुत बड़ी उपलब्धियां बन सकती हैं आने वाले समय में, अगर आप उन पर विचार करते हैं। क्यों? बिल्कुल। जो शांता जी की सोच थी, धूमल जी की सोच थी, वाइस परमार जी की सोच थी, इन सारी सोचों को अगर हम लोग लॉन्ग टर्म्स में देखें या पुरानी चीज़ों को पढ़ें। मैं आपको बड़ी अच्छी सी एक बात बता रहा, राव सागवान जी 1950-52 में 2 बार हिमाचल प्रदेश से क्रॉस किए। एक बार 90 शायद 1948 में था और दूसरी बार 1952 में। तो वो किन्नौर से जब क्रॉस किए तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, ये किन्नौर की धरती एक दिन फूटों से लद जाएगी। और उन्होंने उसमें लिखा कि यहाँ की अंगूरी दुनिया की बेस्ट शराब है। अगर सरकार इसका दोहन करती है तो हिमाचल प्रदेश इसी से अमीर हो जाएगा। पर इतने साल बीतने के बाद हम उस अंगूरी को जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो नहीं कर पाए, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। और एक व्यक्ति 1950-1952 में ये कह के गया हुआ है। बिल्कुल सही। तो अब हम नहीं करेंगे, हमारी कमी है ना। प्राइवेट प्लेयर्स अगर कर सकते हैं, जैसे सरकार को सोचना है कर सकते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं तो सरकार भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम अभी उत्तराखंड में थे तो वहां पर भी एक जो है वो उनका लोकल ब्रांड है और वो बहुत अच्छी ब्रांडिंग के साथ जो है वो उसको बेचा जाता है। बिल्कुल। और ये कर सकते थे, करना नहीं चाहते हैं ना। सरकार अगर करना चाहे, मैं भी बल्कि आपके एडिटर साहब से बात हो रही थी तो उनका भी ये कहना था कि हमारे पास सबसे अच्छा पानी है। बिल्कुल। उस पानी का अब उसके ऊपर इतने टैक्सेस लगा लेंगे, सब चीजें कर लेंगे तो किसी को दोहन करना भी चाहेगा वो भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए कि वो रास्ते आसान करे ना। लोगों के पास पोटेंशियल है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट से प्रदेश को भी बेनिफिट होने वाला है, परंतु वो रास्ते आसान हो जाएं इसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। जब प्रवीण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप अपने राइटअप्स लिखते हैं, जिस समय पर लिखते हैं उस समय पर आपको मालूम नहीं होता कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जैसे हम इस लिंक की बात करें, चिनाब ब्यास लिंक टनल की बात करें, जब आपने लिखा और अब जब फाइनली ये होने जा रहा है, या जैसे बद्दी के नज़दीक शहर बनने जा रहा है या जू जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो जब ये फाइनली एक तरीके से इम्प्लीमेंट होने लगते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या लगता है? सच बताऊं, मैं नाच गया था जब मैंने पढ़ा। ये मेरे ख्याल से 22 तारीख को मैंने पढ़ लिया था, शाम 22 को पढ़ा था या 23 को। तो जैसे मैं पढ़ा तो मुझे मेरा मन किया मैं जोर से नाचूं, क्योंकि आपका एक सपना था जो आपको पूरा होने वाला है। मुझे पता है इससे मैं ठेकेदार नहीं हूँ जो मैं वहां पे कोई ठेका लूंगा। मैं वैसी जगह भी नहीं हूँ जिसका मुझे श्रेय मिलेगा या कोई मुझे आके ये कहेगा कि प्रवीण ये सोच थी जिसकी वजह से आपको ये हुआ। मुझे पता है ये कुछ नहीं होने वाला है, पर एक खुशी हुई कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, कम से कम इस देश के तो काम आ सका। राजनीति को जिस वजह से मैंने ज्वाइन किया था, जब 2007 में हाईकोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के आया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मैं सहायक सिद्ध हो पाऊं। तो मुझे उस दिन ये लगा कि कम से कम जो है, और मैंने फेसबुक पे भी लिखा हुआ है कि अब मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब मैं जीवन में कुछ बनूं ना बनूं, परंतु एक व्यक्ति का इस धरती पे आने का जो मकसद हो सकता है वो व्यक्ति पूरा हो गया। मैं समाज के काम आ गया, मैं इस देश के काम आ गया। बिल्कुल। ये चाहे आज इंप्लीमेंट हो, आज से 10 साल बाद इंप्लीमेंट हो, मैं रहूं ना रहूं, पर इस देश को इस योजना का बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल आपके फ्यूचर को लेकर के भी पूछना चाहूंगा। आपने अभी करंटली इलेक्शन लड़ा, अब आगे राह किस तरह देखते हैं? जब इलेक्शन लड़ा था तो मेरे मन में कुछ इश्यूज थे, तो अब उसके बाद लोगों के बीच में गया, लोगों ने बहुत सारा समर्थन भी दिया,
और मैं खुश हूँ कि बहुत कम समय में इतने सारे लोगों ने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया। हम्म, अब पिछले 5 सालों से जो है मैं मतलब एक तरह से ये मान के चला हूँ कि इतने सारे लोगों ने जब आपको सपोर्ट किया है, तो आप जीवन में कोई डिसीजन लेते हैं तो एक बार लाइफ में उन सब लोगों के साथ जाके बीच में जरूर पूछना चाहिए कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या सोचा है, कि मुझे क्या करना है। तो मैं अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा हूं कि जहां मैं लोगों से पूछूं, या मैंने पूछा भी नहीं है। परंतु जीवन में जो भी निर्णय लूंगा, तो जिन लोगों ने मुझे उस समय सपोर्ट किया है, जो लोग मेरे साथ खड़े थे, उनके पास मैं एक बार जरूर पूछूंगा कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं वही करूंगा जो लोग मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े थे, जिन लोगों ने मेरे को बिना शर्त समर्थन दिया है, उनके पास पूछूंगा कि वो क्या करना चाहेंगे, उस हिसाब से अगला निर्णय लूंगा। ओके, अगर वो कहेंगे कि आपको पॉलिटिक्स नहीं तो फिर नहीं करें, और समाज के लिए काम ही करना है ना। जब आप समाज के लिए काम कर रहे हो और आपको बड़ा प्लेटफॉर्म, पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? जब हम वकालत करते हैं तब भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। जब हम राजनीति में आते हैं तो न्याय दिलाने का वो स्फीयर बड़ा हो जाता है कि हम एक नहीं 50 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम विधानसभा में जाते हैं तब भी लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। अगर हम विधानसभा के बाहर रह के भी लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए सक्षम हो पाते हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से सक्षम हो पाया हूँ आज इस पॉडकास्ट में, मुझे अगर बोलने का मौका दिया है, तो शायद वो वही कारण है कि वो जो लगातार उठाया जा रहा था, आज 10 सालों के बाद जो है उसको बड़े स्फीयर में उठा पा रहा हूँ। तो विधानसभा में मौका मिले ना मिले, परंतु ये आवाज तो मैं बनता रहूंगा ना जब तक शरीर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आप इसको, जो चिनाब ब्यास लिंक टनल है, प्रोजेक्ट है, उसको अगर आप चंद लाइनों में समेटना चाहे तो कैसे समेटेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि गंगा जी को भगीरथ ने जमीन पे उतारा, आज पूरा देश जो है ना उससे लाभान्वित है। मैं मोदी जी को यही कहना चाहता हूं कि आपके बहुत लंबे समय में एक अन्यायपूर्ण संधि जो था हम लोग झेल रहे थे, वर्तमान सरकार में आपके प्रयत्नों के द्वारा जो है ये योजना संभव होने वाली है। और ये योजना जो है ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य लिखने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में यही कहना चाहूंगा कि जितना समय आपने 36 महीने का इस परियोजना को दिया है, उससे पहले ये पूरी हो जाए, इसके लिए कृत संकल्पित रहिए। देश आपका हमेशा के लिए आभार मानेगा, हम हिमाचली तो मानेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पिछले 14 वर्षों में ये सबसे बड़ी योजना मिली है। तो हम तो आभारी हैं ही है। देश के लिए भी ये निर्णायक सिद्ध होगी, देश के भविष्य के लिए निर्णायक होने वाली है। तो हम सब आपके आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। क्या बात है जी, आपने हमसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। और ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को लेकर के, मैंने और भी एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की, बड़ा अच्छा लगा। नए नए विचार जो है वो सामने निकल करके आए। प्रवीण शर्मा जी ये लिखते भी है, ये जगह जगह घूमते भी है, ये जगह जगह जाकर चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे निकल जाएंगे और हमारे सवाल होंगे और इनके फ्रूटफुल जवाब होंगे। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान का भंडार है, और पॉलिटिक्स में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। अदरवाइज हवाई बातें होती है और अंधेरे में जो है वो तीर चलाए जाते हैं और वो तीर कहीं लगते नहीं है। लेकिन प्रवीण शर्मा जी ज्ञान का अथाह भंडार है, इनके पास खूब ज्ञान है। तो कभी और मौका मिलेगा तो कभी फिर से थोड़ा ज्ञान निकालने की हम कोशिश करेंगे, थोड़े और थॉट्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे थे मेनली वो चिनाब ब्यास जो ये लिंक टनल प्रोजेक्ट है, इस पर हम बात कर रहे थे कि कैसे 10 साल पहले, 11 साल पहले जो है वो इस चीज़ को एक कागज़ पर लिखा गया, एक लेख जो है वो अखबार में निकल करके आया, कुछ लोगों ने उसे पढ़ा, फिर उसे जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया गया, और आज वो चीज़ सार्थक होती हुई नजर आती है। तो इस पर हम बात कर रहे थे कि यदि विचारों में जान हो, इरादे बुलंद हो, तो जो सपना देखा जाता है वो पूरा हो ही जाता है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू नेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।